अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यानी कि मसनूई ज़हानत। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, ये काम कैसे करती है और कैसे हम इसका मेडिकल के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आने वाले वक्त में कैसे ये मेडिकल साइंस के अंदर रेवोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है। आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आपका ब्रेन उस चीज़ को स्टोर कर लेता है आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। और जब वो चीज़ दोबारा आपके सामने आती है, तो आपका ब्रेन फ़ौरन उसको रिकॉल करता है और आपको रिमाइंड करवाता है उस चीज़ के बारे में। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एल्गोरिदम है, एक प्रोग्राम है, जिसको आप डाटा जिसके अंदर आप कोड करेंगे और जब उसके अंदर बेतहाशा डाटा आप स्टोर कर देंगे, स्टोर करने के बाद जब आपको वो चीज़ चाहिए होगी या उसके उसके जैसी चीज़ जब आपको चाहिए होगी, तो आपको फ़ौरन अपने एल्गोरिदम के अंदर एनालाइज करके आपको वो प्रोवाइड कर देगा। अब इसका हम कैसे मेडिकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीबी के हवाले से। टीबी की मिसाल ले लेते हैं और उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं बताऊँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जो है वो मेडिकल की फील्ड में रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है। तो 1950s के अंदर जापान में हर लाख उनकी आबादी हर लाख के करीब लोगों में से 200 लोगों को टीबी डायग्नोज हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स-रे बेस्ड एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्योंकि एक्स-रे सस्ता होता है, हर जगह अवेलेबल है और ट्यूबरकुलोसिस की जो सबसे पहले चेंजेस आती हैं वो आपके एक्स-रे के अंदर आना शुरू होती हैं, यानी आपके लंग्स के अंदर चेंजेस आना शुरू होती हैं और उसके बाद आपके सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, जिसमें खांसी है, पसीना आना रात के टाइम और आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ एक्सरे करके जापान ने 20 सालों के अंदर जो टीबी की प्रेवलेंस थी वो 10 गुना कम कर दी। आज पाकिस्तान के अंदर हम ट्यूबरकुलोसिस के केसेस के अंदर दुनिया में 5वें नंबर पे खड़े हैं और हर साल पाकिस्तान के अंदर 5,10,000 नए केसेस टीबी के रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से 15,000 केसेस ऐसे हैं जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस हैं और इसके अंदर हम दुनिया में चौथे नंबर पे खड़े हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम टीबी को कंट्रोल करना चाहते हैं या इरेडिकेट करना चाहते हैं, तो हमें इन स्क्रीनिंग प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स को लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2030 तक हम ट्यूबरकुलोसिस को पाकिस्तान से खत्म कर दें और हम इस काबिल हैं कि अभी भी एक्सरे बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बड़े लेवल के ऊपर हम चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन जिस चीज की कमी है वो है रेडियोलॉजिस्ट। एक रेडियोलॉजिस्ट जिसने उस एक्सरे को इंटरप्रेट करना है, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के एक्सरेज हैं उनको इंटरप्रेट कर सकें, क्योंकि उनके ऊपर लोड बहुत ज्यादा है, उन्होंने क्रिटिकल पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करना है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रोल प्ले कर सकती है इन स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के अंदर और कैसे इंफेक्शियस डिजीजेस की प्रेवलेंस कम कर सकती है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक इस टेक्निक को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है उसी तरह काम करता है, इसको हम कहते हैं डीप लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल न्यूरोनल पाथवेज। अब हमने मिलियंस ऑफ डाटा, मिलियंस ऑफ एक्सरेज विद देयर कोरस्पॉन्डिंग रिपोर्ट्स, अगर मैं ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से बात करूं और उनके डायग्नोसिस, आपने 3-4 साल की मेहनत से एक एल्गोरिदम को कोड कर दिया, आपने सारा डाटा एक एल्गोरिदम को, एक सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर दिया जो कि एआई बेस्ड एल्गोरिदम है। तो जब आपने उसको डाटा प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद आपके पास जब कोई नया पेशेंट आएगा ट्यूबरकुलोसिस का और उसके अंदर लंग्स के अंदर जब चेंजेस होंगी, तो जब उसका आप एक्सरे करेंगे और उस एक्सरे को वो आपका एल्गोरिदम आपको ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5% पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करना चाहते हैं ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से,
तो हमें 10 मिलियन एक्सरेज को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, जो कि हमारे रेडियोलॉजिस्ट का तकरीबन 1/4 टाइम लेगा, और जो वो टाइम जो कि उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके पास क्रिटिकल पेशेंट्स का बर्डन और दूसरी रिपोर्टिंग करने का जो है वो बहुत ज्यादा काम है। तो एआई की मदद से हम जब मिलियंस ऑफ एक्सरेज विद देयर रिपोर्ट्स एंड डायग्नोसिस, जब हम उसको उसमें एक स्टोर कर दिए उसकी मेमोरी के अंदर, तो जब आपके पास एक पेशेंट आया, उसका एक्सरे किया, और एक्सरे ने और उस एल्गोरिदम ने, उस सॉफ्टवेयर ने उसकी ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट तैयार कर दी, क्योंकि हमने पॉजिटिव फाइंडिंग्स और एक्सरे सारा उसको हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। अब अगर ये आप तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अब आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ये जिस तरह एक बच्चा जो है बुक पढ़ रहा है, तो अगर मैं एल्गोरिदम को ये तस्वीर दूं तो वो उसको रीड कर सकता है, वो मुझे फौरन प्रोवाइड कर देगा चाइल्ड स्टडिंग अ बुक। तो अगर एक एल्गोरिदम इस तस्वीर को रीड कर सकता है, तो एक एल्गोरिदम एआई बेस्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, वो उस एक्सरे को क्यों नहीं रीड कर सकते? वो बिल्कुल रीड कर सकते हैं, अगर हम उसको डाटा प्रोवाइड करें। और डाटा हमने 3-4 साल का डाटा किसी भी हॉस्पिटल से, जितना भी आपकी पॉपुलेशन का डाटा है, अगर हम उसमें स्टोर करते जाएंगे साथ साथ, तो आप ऐसा एक एल्गोरिदम एआई बेस्ड तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट्स दे सकता है। इसी तरह सिटी स्कैन के अंदर इवन एमआरआई की रिपोर्ट, एक्सरे की रिपोर्ट, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की मदद से आप तैयार कर सकते हैं, ऑटोमेटेड जनरेटेड। अब पहले अगर एक पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का आता था, तो वो एक्सरे उसका होता था, फिर वो रेडियोलॉजिस्ट के पास जाता था, रेडियोलॉजिस्ट को इंटरप्रेट करते करते उस तक उसकी फाइंडिंग आते आते तकरीबन 3 हफ्ते लग जाते थे। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है और इसके टूल्स आए हैं, तो वही रिपोर्ट जो एक रेडियोलॉजिस्ट 3 हफ्ते में करता है, वो उसको 3 सेकंड या 3 मिनट के अंदर मिल सकती है। अब एक रेडियोलॉजिस्ट को उस एक्सरे को इंटरप्रेट करने के लिए 28 साल लगते हैं। पहले वो हाई स्कूल की एजुकेशन लेता है, फिर वो एमबीबीएस की डिग्री करता है, फिर वो स्पेशलाइजेशन करता है, फिर वो इस काबिल होता है कि वो उस एक्सरे को सिर्फ इंटरप्रेट कर सके, या सीटी स्कैन को इंटरप्रेट कर सके, या एमआरआई को इंटरप्रेट कर सके। लेकिन इस तरह के एल्गोरिदम्स अगर हम तैयार कर लें, तो हमारे रेडियोलॉजिस्ट का टाइम भी कम हो सकता है, वो क्रिटिकल पेशेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देकर उनको डील कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 1.2 मिलियन या 1.5 मिलियन इतने एक्सरेज आप अगर एक एल्गोरिदम को प्रोवाइड कर दें, तो उसमें से एनालाइज करके आपको जो एक नया एक्सरे आएगा, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करके दे सकता है विद इन सेकेंड्स। और अगर यही काम अगर एक रेडियोलॉजिस्ट करे, तो इतनी रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए उसको तकरीबन 50 साल लगेंगे। तो इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है आने वाले वक्त के अंदर, मेडिसिन की फील्ड के अंदर। तो क्या फायदे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? सबसे पहले मैंने आपको बताया इमेज एनालिसिस, कि हम एक्सरे की स्टडी कर सकते हैं, हम आने वाले वक्त में सीटी स्कैन्स, एमआरआई, कंप्यूटर बेस्ड उनकी रिपोर्ट्स, ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट्स हम हासिल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रोमा का पेशेंट आया है, एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, अब 30-35 पेशेंट एक हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, जिसके अंदर अब उनका सीटी स्कैन के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना है। अब रेडियोलॉजिस्ट हर सीटी स्कैन को बारी बारी पढ़ेगा, उसके बाद जो है वो हर एक की रिपोर्टिंग करेगा, और फिर हम उसकी बेस पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब कुछ ऐसे सीटी स्कैन होंगे जिसके अंदर पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जो कि क्रिटिकल है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे हम पहले ही कंप्यूटराइज्ड ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें से क्रिटिकल जो है वो कौन सा है, क्रिटिकल सीटी स्कैन किसका है, और उस क्रिटिकल में से भी जो सीटी स्कैन की स्लाइसेस होती हैं, उसमें से भी जिसमें पॉजिटिव फाइंडिंग हम वो आइडेंटिफाई करके रेडियोलॉजिस्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो उस पर अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकता है कि हाँ जी ये इसकी ये पॉजिटिव फाइंडिंग है, ये इसमें हेमरेज है, या इसमें इंफार्क्ट है, या वट एवर जो उसकी पॉजिटिव फाइंडिंग्स है। इसी तरह हम एक्सरे पे या सीटी स्कैन्स की वजह मदद से फ्रैक्चर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे आने वाले वक्त में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक रेवोल्यूशन है ये आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बल्कि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो पाकिस्तान में भी चाहिए कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डॉक्टर्स को कोलैब करके इस तरह की हम सॉफ्टवेयर, इस तरह के एल्गोरिथम्स तैयार करें, ताकि हमारे जो हॉस्पिटल्स का लोड है वो कम हो।
अब एक और फायदा क्या है कि हम सिम्टम्स जो है वो डायग्नोसिस बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि हम एक पूरा का फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक नमूनिया का पेशेंट है, आपने कंप्यूटर के अंदर नमूनिया का जितने भी एल्गोरिदम के अंदर जो एआई बेस्ड है, आपने उसके सारे सिम्टम्स जो हैं वो जितने भी सिम्टम्स हैं जो सिर्फ नमूनिया से रिलेटेड है या बल्कि हर डिजीज का सिम्टम्स आपने उसके अंदर फीड कर दिए, जितने भी सिम्टम्स है हर डिजीज से रिलेटेड आपने पर्टिकुलर सिम्टम्स और हर डिजीज की जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन की पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, आपने वो उसके अंदर फीड कर दी। और साथ आपने जो उसके एक्सरे के अंदर पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं, जो एमआरआई और जो सीटी स्कैन वो उसकी पॉजिटिव फाइंडिंग्स है, वो आप उस कंप्यूटर के अंदर जो एल्गोरिथम के अंदर है उसके अंदर आपने स्टोर कर दी। फॉर एग्जांपल नमूनिया की बात करें तो नमूनिया के आपने सिम्टम्स उसके अंदर फीड कर दी, आपने एक्सरे के, अगर किसी एक्सरे के अंदर कंसोलिडेशन है तो उसका डिफरेंशियल नमूनिया हो सकता है। इसी तरह उसकी आपने ब्लड कल्चर की रिपोर्ट के अगर ये वाला बैक्टीरिया पॉजिटिव आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया अगर ब्लड कल्चर के अंदर पॉजिटिव आता है तो ये नमूनिया है। तो ये एक पेशेंट आपके पास आता है, एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसने वो सिम्टम्स ऐड किए, उसने उसकी रिपोर्ट की पॉजिटिव फाइंडिंग्स ऐड की और उसने उसकी एक्सरे उसके अंदर ऐड कर दिया उस एल्गोरिदम के अंदर, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इवन के डायग्नोसिस तक प्रोवाइड कर सकता है। और ये बहुत से डॉक्टर्स के डायग्नोसिस से ज्यादा रिलायबल है। और ये रिसर्च हो चुकी है कि एक डॉक्टर का डायग्नोसिस और एक एआई का डायग्नोसिस अगर उनको कंपेयर किया जाए तो एआई का डायग्नोसिस ज्यादा रिलायबल था। तो आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आप अंदाजा लगाएं कि रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है। इसी तरह हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, हम आउटब्रेक्स जो डेमोग्राफिकल आपके पास एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल डाटा है उसकी बेस पे आप आने वाले वक्त के अंदर जो आउटब्रेक्स हैं, जिस तरह कोविड अभी एकदम फैलना शुरू हुआ था, इसी तरह और जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह आप एआई की मदद से डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप एक इतना जो आपके इतनी बड़ी आबादी का जो डाटा है उसको आप एक एल्गोरिदम के अंदर एक छोटे से एल्गोरिदम के अंदर जो कि एआई बेस्ड है उसके अंदर आप स्टोर करके एनालाइज कर सकते हैं और हाई रिस्क पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करके अपने रिसोर्सेज जहां पे चाहिए वहां पे लगा सकते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में कैसे रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी और ये एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स दुनिया के अंदर तैयार होना शुरू हो गए हैं, बल्कि हो चुके हैं। इवन अमेरिका के अंदर, फिलीपीन के अंदर, जापान के अंदर, इंडिया के अंदर इस तरह के एल्गोरिदम्स आ गए जहाँ डिजिटल एक्सरेज और कंप्यूटर बेस्ड ऑटोमेटेड सिटी रिपोर्टिंग और एमआरआई रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो पाकिस्तान के अंदर भी हमें थोड़ा सा अब इन सड़कों से और इन सड़कों से निकलकर जो हम बार बार एक सड़क को तोड़ के दोबारा बना देते हैं, उससे निकल के हमें जो इन्वेस्टमेंट है इस तरह के चीज़ों पे करनी चाहिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी पे करनी चाहिए, ताकि हमारा जो वर्कलोड है वो कम हो और हम एडवांसमेंट की तरफ जाएं। और इससे आपकी जो सिस्टम की जो मेडिकल के सिस्टम की एफिकेसी बहुत इंप्रूव होती है। अब जो एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स है इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपने इसके अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह ह्यूमन ब्रेन एक नई चीज पढ़ता है और उसको वो एब्जॉर्ब करता है और उसके चीज सीखता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सेम इसी तरह काम करता है। आप नया डाटा उसमें डालते जाएंगे और वो उसको मॉडिफाई करता रहेगा अपने आप को। तो ये सेम सिमिलर जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसी तरह काम करती है एआई। और लेकिन इसका नेगेटिव यूज भी हो सकता है, तो हमने इस पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पॉलिसीज, जो इमर्जिंग पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और इसको एक कंट्रोल्ड वे में हम बहुत अच्छे तरीके से एक रेवोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत सा काम डॉक्टर्स का, खास तौर पे अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं, बाकी तो फायदे आपको बेहतर ही पता है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूं। आने वाले वक्त में डॉक्टर्स का बहुत सा काम जो है वो एआई रिप्लेस करने जा रही है और इसका बहुत एडवांटेज है। आपकी हेल्थ केयर जो उसका उसकी एफिकेसी बहुत इंप्रूव होगी। आपके रिसोर्सेज जो है वो एक रिक्वायर्ड जहाँ जगह है, हाई रिस्क जगह है, वहाँ पे आपके जो एलोकेट हो सकते हैं और डॉक्टर्स का भी जो वो काम वर्कलोड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल इन प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस। और इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।